हेलो गुड मॉर्निंग। तो आज के सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है और आज से एक स्पेशल क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज से हम लोग जो भी सेशन लेंगे उसमें हम लोग अब सारी चीजों को कवर करते चलेंगे। वोकैब्स भी होगा आपके और ग्रामर भी होगा, है ना। और ग्रामर को एकदम हम लोग बेसिक लेवल से उस लेवल तक पढ़ेंगे जहां तक हमारे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका सीजीएल का एग्जामिनेशन हो, चाहे सीएचएसएल का एग्जामिनेशन हो, चाहे एमटीएस का एग्जामिनेशन हो, चाहे और भी अदर के एसएससी के एग्जामिनेशन हो, चाहे बैंक के एग्जामिनेशन हो, या जो डिफेंस के एग्जामिनेशन होते हैं, या स्टेट वाइज जो भी एग्जामिनेशन होते हैं, जो वनडे एग्जामिनेशन में जो इंग्लिश पूछी जाती है उसमें जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस लेवल तक की पढ़ाई हम लोग करने वाले हैं। ठीक है ना। तो आप लोगों को बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो भी चीजें हैं, ग्रामर, वोकैब, सारी की सारी चीजें हम लोग देखते चलेंगे सेशन वाइज। और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो बस आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। जो भी चीजें आपको डाउट होती हैं वो आप क्लियर करते चलेंगे। अगर आपको डाउट होता है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। इसके लिए आप फ्री हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। एकदम बेसिक लेवल से अपर लेवल तक चलेंगे। ठीक है, पहला टॉपिक हम लोग का स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले हम लोग देखेंगे बेसिक्स, है ना। बेसिक में हम लोगों को देखना है कि बेसिक क्या होती है, क्योंकि बेसिक जानना बहुत जरूरी है कि हमारा वर्ड क्या होता है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या होते हैं, क्लाउज क्या होते हैं, फ्रेज क्या होते हैं, सेंटेंस क्या होते हैं, सेंटेंस में कितने सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, वर्ब कितने तरह के होते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट कितने तरह के होते हैं, उसके बाद से सेंटेंस कितने तरह के होते हैं, असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस क्या होता है, निगेटिव सेंटेंस क्या होता है। और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं या जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग बेसिक में क्लियर करेंगे, क्योंकि बेसिक क्लियर रहेगा तो आगे चल करके हमको जितने भी टॉपिक्स पढ़ेंगे, चाहे वो नाउन हो, प्रोनाउन हो, एडजेक्टिव हो, या जी भी जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के टॉपिक्स हम लोगों के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें कहीं दिक्कत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। तो आपको पहले बेसिक क्लियर करना होगा। तो आपको पहले हम देखते हैं कि बेसिक्स क्या है। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं। अगर हम बात करें अपने सब्जेक्ट की, तो हम लोग को पढ़ना है इंग्लिश। और जैसा कि आपको मालूम है कि इंग्लिश जो है वो एक फॉरेन लैंग्वेज है, हमारी भाषा नहीं है, नहीं। ठीक है ना। तो लैंग्वेज फॉरेन है और कोई भी भाषा हो, एक बात आपको याद रखना है कि भाषा कोई भी हो, बिना अल्फाबेट के भाषा नहीं हो सकती। ठीक है ना। कुछ भी हम बोलते हैं, कुछ भी सुनते हैं, या हम चाहे किसी भी भाषा को बोले, चाहे भोजपुरी बोले, चाहे हिंदी बोले, चाहे हम लोग मगही बोले, चाहे उर्दू बोले, चाहे फ्रेंच बोले, किसी भी भाषा को जब हम बोलते हैं तो भाषा को बोलने के लिए सबसे जरूरी अल्फाबेट होता है। यानी कि अगर हमको जब हिंदी बोलना होगा तो अगर हम क से लेकर के ज्ञ तक, अ से लेकर अन तक का यूज न करें तो हिंदी नहीं बोल पाएंगे। ठीक उसी तरह से अगर हमको इंग्लिश कुछ लिखना या पढ़ना या बोलना होगा तो बिना अल्फाबेट के हम नहीं लिख सकते, न बोल सकते हैं, न कुछ भी हम कर सकते हैं। तो अल्फाबेट जो है इसमें आपको मालूम है कि इंग्लिश के अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, ए से लेकर के जेड तक। और अगर ए बी सी डी यानी कि ए से लेकर के जेड तक न रहे तो क्या हम कोई भी शब्द लिख सकते हैं इंग्लिश का, कोई भी बात लिख सकते हैं, कोई भी बात बोल सकते हैं, कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं? नहीं बना सकते। यानी कि अगर हम बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश जो है वो एक लैंग्वेज है। और लैंग्वेज चाहे कोई भी हो, आपको मालूम है कि लैंग्वेज जो होगा वह बिना अल्फाबेट के नहीं हो सकता। ठीक। अब अल्फाबेट कितने हैं इंग्लिश में? तो अल्फाबेट जो है वो है 26। इन्हीं को हम लोग लेटर्स भी बोलते हैं। ठीक है। अब ये जो अल्फाबेट होते हैं इनको दो कैटेगरी में बांटा गया है। ठीक है ना। कौन कौन कैटेगरी में बांटा गया है? तो एक है वॉवेल, जिनकी संख्या होती है 5, ए ई आई ओ और यू। ठीक है, खूब आराम से समझना है कि अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज। लैंग्वेज कोई भी हो, बिना अल्फाबेट के लैंग्वेज हो नहीं सकता। अब अगर हम इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश में अल्फाबेट होते हैं 26, जिसको हम लेटर भी कहते हैं। अब इसको अगर हम डिवाइड करें तो इसको दो भाग में बांट सकते हैं। क्या क्या? एक वॉवेल और दूसरा होता है कॉन्सोनेंट्स। ठीक है। कॉन्सोनेंट्स की संख्या जो होती है वो होती है 21, यानी कि इसमें से जो बच जाते हैं ये 5 और ये 21 हो जाएंगे, क्योंकि टोटल 26 होते हैं। तो जो 21 है, यानी कि कहने का मतलब कि बी, सी, डी, एफ, इसी तरह से इनको छोड़ करके जितने भी होते हैं वो सभी के सभी कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। अब आइए सबसे बेसिक चीज देखते हैं कि वो क्या होता है। अगर हम बात करें लेटर,
तो लेटर क्या है? अब हम अगर बात करें लेटर का कि लेटर क्या होता है, तो आसान भाषा में समझना है कि अगर हम कोई अंग्रेजी का शब्द लिखते हैं, तो अंग्रेजी के शब्द लिख करके उसको अलग अलग भागों में जब हम तोड़ते हैं, तो जो सबसे छोटा यूनिट या सबसे छोटा पार्टिकल जो हमको मिलता है, जो सबसे छोटा अंश मिलता है, वही हमारा लेटर होता है। कहने का मतलब है कि जैसे हमने लिख दिया पेन, पेन लिखे। अब पेन को अगर हम अलग अलग भागों में बांटे तो क्या होगा? पे अलग हो जाएगा, ई अलग हो जाएगा, एन अलग हो जाएगा। क्या इससे कुछ भी अलग कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। और जब नहीं कर सकते हैं तो आप देखिए, तो इससे छोटा कुछ नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब कि किसी भी अंग्रेजी के शब्द का जो सबसे छोटा एलिमेंट होता है, जो सबसे छोटा अंश होता है, वही हमारा लेटर कहलाता है। तो यहाँ पर पी एक लेटर हो गया, ई एक लेटर हो गया और एन एक लेटर हो गया। तो आसान भाषा में ये समझना है कि अगर अंग्रेजी का कोई भी वर्ड हो, उसको जब सबसे छोटे छोटे अंश में बांटेंगे तो जो सबसे छोटा अंश मिलता है, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम लोग लेटर कहते हैं। तो यहाँ से इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, और डिफाइन करें तो कह सकते हैं कि द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए इंग्लिश वर्ड इज कॉल्ड लेटर। उसी को हम लोग क्या कह सकते हैं? उसी को हम लोग लेटर कहते हैं। जैसे ए, बी, सी, डी, ई, एफ, इसी तरह से लिखते जाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि इससे छोटा कुछ नहीं हो सकता, और जब इससे छोटा नहीं हो सकता तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी इंग्लिश वर्ड इज कॉल्ड लेटर। तो सिंपल सी बात है, इसको समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं, तो इससे एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो अब अगर इससे एक स्टेप आगे बढ़े तो हमको एक टर्म मिलता है वर्ड। अब वर्ड क्या है? तो आप देख रहे हैं कि हमने देखा लेटर। अब अगर कोई एक लेटर हो या एक से अधिक लेटर हो, अगर हम दो लेटर को आपस में मिलाएं, जोड़े, तो जोड़ने पे अगर हमको जो रिजल्ट मिलता है, उसका कुछ अर्थ है, उसका कुछ मीनिंग है, तो वही क्या कहलाता है? वर्ड। जैसे अगर हम कहें, एक हमने ले लिया जी और इसको जोड़ दिए ओ से, तो आप देख रहे हैं कि एक लेटर, दो लेटर, और जोड़ने के बाद क्या बना? तो यह बना गो। यह बन गया गो। और गो का मीनिंग है, हमको मालूम है कि गो का मतलब क्या होता है? गो का अर्थ होता है जाना। तो इस तरीके से हमने यह देखा कि जब दो लेटर को मिलाए और इससे मिलाने पर कुछ अर्थ निकल रहा है, तो इसी कॉम्बिनेशन को, इसी ग्रुप को, इसी मिलाने के हम लोग क्या कहते हैं? इसको वर्ड कहते हैं, इसको शब्द कहते हैं। तो हम यहाँ से इसको डिफाइन कर सकते हैं कि अगर हम एक या एक से अधिक लेटर को मिलाएं, एक लेटर भी शब्द हो सकता है। जैसे अगर हम कहें ए, तो ए जब अकेले रहेगा तो इसका भी एक अर्थ होता है, एक, और यह भी एक वर्ड का काम कर सकता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर एक या एक से अधिक लेटर्स को मिलाएं और इससे कुछ अर्थ निकले या मीनिंगफुल हो, कंप्लीट सेंस दे, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं, यानी कि शब्द कहते हैं। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि इसको हम लोग डिफाइन करें तो कह सकते हैं कि ए मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड। ठीक है। ए मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड, यानी कि शब्द, अक्षरों का वह समूह जिसका कुछ अर्थ हो, उसी को हम क्या कह सकते हैं? उसको हम लोग कहते हैं वर्ड। लेकिन मीनिंगफुल होना चाहिए। अगर हम इसी को इस तरह से देखें कि हमने लिख दिया ओ प्लस जी, तो आप देख रहे हैं कि ये हो गया ओ जी। अब ओजी का तो कोई मीनिंग है नहीं, लेकिन यह भी कॉम्बिनेशन है, यह भी ग्रुप है। लेकिन ग्रुप होने के बावजूद इसका जब अर्थ नहीं है तो यह वर्ड नहीं होगा। आप देख रहे हैं कि यह क्या हो गया? ओजी। और ओजी, लोजी, स्नोजी ऐसा कुछ होता नहीं है यह वर्ड, तो यह वर्ड नहीं होगा, यह वर्ड होगा। तो यह सही है, लेकिन यह क्या है? गलत है। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि लेटर्स का कॉम्बिनेशन होना ही काफी नहीं है, उसका मीनिंगफुल होना भी जरूरी है। इसलिए हम लोग इसको कह सकते हैं कि यह जब लेटर्स का ग्रुप होगा और मीनिंगफुल होगा, तभी हम उसको शब्द कहेंगे। मीनिंगफुल नहीं होगा तो शब्द हम नहीं कह सकते। ठीक है। तो आइए इसको डिफाइन करते हैं। तो कह सकते हैं कि ए
मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड। उसी को हम क्या कहेंगे? वर्ड कहेंगे। जैसे हमने कह दिया पेन, गो, ईट, ही, etc। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि हमारा ए मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड। और आप देख रहे हैं कि PEN यह 3 लेटर्स का ग्रुप है, इसका मीनिंग है। यह 2 लेटर्स का ग्रुप है, इसका मीनिंग है। EAT यह 3 लेटर्स का ग्रुप है, इसका मीनिंग है। HE यह भी 2 लेटर्स का ग्रुप है, इसका भी मीनिंग है। तो मीनिंगफुल होना कंपलसरी है। तो मीनिंगफुल अगर है अक्षरों का समूह या लेटर्स का ग्रुप, उसको हम लोग कहते हैं वर्ड। ठीक है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर इससे आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए आइए इससे आगे देखते हैं। जब भी आपको इस सबको नोट्स बनाने का मन करे तो आप एक काम करेंगे कि आप इसको जब हम हटे तो स्क्रीनशॉट ले लें, या इसको पॉज करके आप नोट्स बना लेंगे। लेकिन नोट्स जरूर बनाएंगे, क्योंकि यह आपको आगे काम देगा। ठीक है ना? आइए आगे देखते हैं। तो अभी तक आपने 2 चीजें देखी। हमने देखा लेटर और हमने देखा वर्ड। लेटर क्या है? तो अगर किसी इंग्लिश वर्ड को सबसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटने पर जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल मिलता है वह होता है हमारा लेटर। और अगर 2 लेटर या 1 लेटर या 1 से अधिक लेटर को जब हम मिला देते हैं, अगर वह मीनिंगफुल हो जाता है तो हमारा क्या हो जाता है? वो हो जाता है वर्ड। अब आइए, तो अगर हम बात करें वर्ड का, तो हमारे पास अंग्रेजी में या किसी भी भाषा में वर्ड्स की कोई कमी नहीं होती। लाखों वर्ड्स होते हैं। ठीक है ना? तो जब लाखों वर्ड्स हैं, तो अब लाखों वर्ड्स एक तरह के तो होंगे नहीं। जैसे आप देखिए कि हमने यहां पर कुछ वर्ड्स लिखे। जैसे हमने किया, लिखा रमन, यह एक वर्ड हो गया, यह लेटर्स का ग्रुप है और इसका मीनिंग है। इसी तरह से अगर हम लिख दिए ही, यह भी एक वर्ड है। इसी तरह से अगर हम लिख दिए इंटेलिजेंट, यह भी एक वर्ड है। इसी तरह से अगर हम आगे लिखें और हमने लिखा ब्यूटीफुल, तो आप देख रहे हैं कि यह भी एक वर्ड है। अगर हम कहें ईट, यह एक वर्ड है। अगर हम कहें प्ले, यह भी एक वर्ड है। इसी तरह से अगर हम कहें वेरी, यह एक वर्ड है। या हम कहें फास्ट, यह एक वर्ड है। इसी तरह से अगर हम कहें बिकॉज, यह एक वर्ड है। इसी तरह से अगर हम लिख दें इन, या हम कहें बिफोर, यह भी एक वर्ड है। इसी तरह से अगर हम लिखते हैं यहाँ पर फुर्रा, या हम लिख दें ओ, यह सब क्या है? ये वर्ड है। लेकिन अगर वर्ड है तो दुनिया में बहुत सारे वर्ड हैं, लेकिन सभी वर्ड एक जैसे नहीं है। ठीक है ना? अलग अलग वर्ड अलग अलग चीजें बताते हैं। जैसे आप यहां से देखिए कि यह जो वर्ड है, यह वर्ड है और यह किसी के नाम को बता रहा है। ठीक, उसके बाद ही आया है, तो आपको मालूम होगा, बेसिक चीजें हैं ये, कि जब कोई नाम होता है वह मेल होता है तो इसके बदले में हम इसका यूज करते हैं। तो यह भी वर्ड है जिसका अर्थ होता है वह। यह भी एक वर्ड है जिसका अर्थ होता है तेज। यह भी एक वर्ड है जिसका अर्थ होता है सुंदर। यह एक वर्ड है जिसका अर्थ है खाना। इसका एक अर्थ है खेलना। यह एक वर्ड है जिसका अर्थ है बहुत। इसी तरह से इसका अर्थ है तेज। इसका अर्थ है क्योंकि। इसका अर्थ है में। और इसका अर्थ है पहले। और ये दोनों के दोनों जो होते हैं, ये खुशी या दुख बताने के लिए यूज होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि इतने सारे वर्ड्स हैं, लेकिन एक तरह के वर्ड नहीं है। तो यहां पर हमने देखा कि यह वर्ड नाम को बता रहा है, यह वर्ड इस नाम के बदले में आ रहा है,
यह वर्ड इंटेलिजेंट, यह एक अलग अर्थ बता रहा है। यानी कहने का मतलब कि दुनिया में लाखों करोड़ों वर्ड हैं, लेकिन उनके एक जैसे नहीं है, वो अलग अलग चीजें बताते हैं। तो कुछ वर्ड ऐसे हैं जो नाम को बताते हैं, कुछ वर्ड वैसे हैं जो इस नाम के बदले में आते हैं, कुछ वर्ड ऐसे हैं जो इस नाम या इस नाम के बदले में आने वाले की क्वालिटी को बताते हैं। जैसे हम कहते हैं राम इज इंटेलिजेंट, तो यहाँ पर राम के गुण का पता चल रहा है, राम के क्वालिटी का पता चल रहा है। इसी तरह से यह ब्यूटीफुल भी वही है, गुण बताने वाला। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो किसी काम को बताते हैं, जैसे हम कहें खाना पीना, प्ले ईट रीड राइट स्लीप, ये सभी के सभी काम है, यह काम है। तो जो कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो काम को बताते हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो हमारे किसी एडजेक्टिव, कहने का मतलब कि जो क्वालिटी बताने वाले हैं, गुण बताने वाले शब्द हैं, उनको क्वालिफाई करते हैं, उनके बारे में कुछ बताते हैं। जैसे हम कहें कि तुम सुंदर हो, तो जब तुम सुंदर हो तो यहाँ पर सुंदरता किसी की गुण बता रही है। लेकिन अब हम कहें कि तुम बहुत सुंदर हो, तो जब बहुत सुंदर हो तो यहाँ पर सुंदरता जो है इसके बारे में और कुछ बताया जा रहा है कि बहुत सुंदर हो। तो इस तरह के वर्ड जो होते हैं एक अलग कैटेगरी के होते हैं, जिसको हम एडवर्ब कहते हैं। या फास्ट भी एडवर्ब है। बिकॉज, यह ऐसे वर्ड होते हैं जो दो, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो दो सेंटेंस या दो क्लाउजेज या दो शब्दों को जोड़ते हैं। जैसे हम कहें कि राम एंड मोहन, तो राम और मोहन को जोड़ा कौन? एंड, वह आपके इस कैटेगरी के वर्ड होते हैं जिसको हम लोग कंजक्शन कहते हैं। ठीक उसी तरह से कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो दो नाउन या दो वर्ड्स के बीच रिलेशन को बताते हैं। ठीक है, उसी तरह से कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमारे फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं, हम कुछ सोचते हैं, कुछ महसूस करते हैं, उसको बताने का काम करते हैं। तो कहने का मतलब ये कि अलग अलग शब्दों के अलग अलग काम हैं, और जब अलग अलग शब्दों के अलग अलग काम हैं तो उन सभी शब्दों को अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया गया। और सभी शब्दों को जब हम अलग अलग कैटेगरी में बांटते हैं तो वह 8 प्रकार से बंटते हैं। और यही जो 8 प्रकार से वर्ड बंट जाते हैं, इसी को हम लोग एक शब्द में कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसी को हम लोग कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो सिंपल सा बात समझना है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच आया कहां से? तो वर्ड होते हैं, वर्ड एक जैसे होंगे नहीं, उनका काम अलग अलग होगा, अलग अलग चीजें बताएंगे। तो उन्हीं काम के आधार पर जब वर्ड्स को हम डिवाइड कर देते हैं, बांट देते हैं, तो 8 प्रकार से बढ़ते हैं। और वही जो 8 प्रकार हैं उसी को हम क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। सिंपल सी बात है। तो आइए देखते हैं अगला टर्म, इससे इससे आगे की चीजें, वह है आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या? तो इसको हम डिफाइन आराम से कर सकते हैं कि शब्द तो बहुत सारे हैं लेकिन उनके काम अलग अलग है। तो उनके काम के आधार पर जब वर्ड्स को बांटा गया तो 8 प्रकार से बढ़ते हैं, और यही जो 8 ग्रुप होते हैं 8 प्रकार से बढ़ते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो आइए देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। तो हम कह सकते हैं कि वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू different groups according to their function and use. These groups are called parts of speech. These groups are called parts of स्पीच, यानी कि इन्हीं ग्रुप्स को हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। और एक ग्रुप है कितने तरह के? तो ये हैं 8 तरह के। और हम कह सकते हैं कि देयर आर these groups are of 8 kinds, 8 kinds। और ये जो ग्रुप हैं वो कितने तरह के हैं? तो 8 तरह के हैं, और इन्हीं को हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। वो कौन कौन से हैं? तो ये हैं आपके, पहला है नाउन।
अब यहीं से इसको डिफाइन करते चलेंगे, समझते चलेंगे कि नाउन क्या है। तो हमने बताया कि वर्ड्स तो बहुत सारे हैं, उसमें कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो नाम को बताते हैं, चाहे वो किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, किसी जगह का नाम हो। जैसे हम कहें राम, मोहन, सोहन, राधा, गीता, मीता, ये सभी के सभी व्यक्ति के नाम है। अगर हम कहें पटना, दिल्ली, इंडिया, रसिया, अमेरिका, ये सभी जगह के नाम है। तो जो नाम बताने वाले शब्द हैं उनको एक कैटेगरी में रखे और उनको हमने नाम दे दिया नाउन, यानी कि नाउन कैटेगरी वाले हैं। और इसको हम डिफाइन करें तो कह सकते हैं कि ये नाउन क्या होता है, तो यह नेमिंग वर्ड होता है। यह एक नेमिंग वर्ड होता है। जैसे रमन, राधा, पटना, ईटीसी। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यह जगह या किसी व्यक्ति या स्थान के नाम को बता रहा है। तो जो नाम बताने वाले वर्ड्स की जितनी कैटेगरी होगी, उस कैटेगरी को, जो कैटेगरी वर्ड्स के नाम बताने की होगी, उसको हम लोग कहेंगे नाउन। ठीक है, अगली कैटेगरी क्या है, तो अब कुछ ऐसे शब्द हैं जो उस नाउन को रिप्लेस कर सकते हैं, नाउन के बदले में आ सकते हैं। जैसे हम कहें कि राम इज माई फ्रेंड, राम मेरा दोस्त है। ही इज ए गुड बॉय, तो ही इज ए गुड बॉय जैसे ही हमने लिखा, तो आप देख रहे हैं कि हमने लिखा, हमने कहा राम इज अ गुड बॉय, ही इज माई फ्रेंड। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर राम था, अब इसी को हम हटा करके इसके बदले में ही का यूज कर दिए हैं। तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो नाउन को रिप्लेस कर देते हैं, और जो नाउन को रिप्लेस करते हैं उसको एक कैटेगरी में रखा गया और उस कैटेगरी का नाम दे दिया गया प्रोनाउन। तो हम यहाँ से कह सकते हैं अगली कैटेगरी हमारी है वो है प्रोनाउन। यानी कि ये क्या करता है, तो इट रिप्लेसेज नाउन, यह नाउन को रिप्लेस करता है और उसके बदले में खुद आ जाता है। जैसे हम कहें तो हो सकता है ही, सी, इट, दे, इट। ठीक है, अब अगली कैटेगरी क्या है, तो अगली कैटेगरी है एडजेक्टिव। आप देखिए कि हमने देखा कि कुछ नाउन होते हैं और कुछ प्रोनाउन होते हैं, यानी कि नाम बताने वाले नाउन और उसके बदले में जो आने वाले हैं वो है प्रोनाउन। लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन के गुण को बताते हैं या उसके बारे में कुछ बताएंगे, उसके अर्थ में वृद्धि कर देंगे। जैसे हम कहें कि राम इज हैंडसम, तो राम कैसा है, सुंदर है। यहाँ पर जो हैंडसम आया वो किसके बारे में बता रहा है, राम के बारे में बता रहा है। तो जो नाउन के बारे में बताता है, नाउन के गुण के बारे में बताए या दूसरे के बारे में बताए, उसे किसी भी चीज के बारे में बताए, उसके अर्थ में जब भी वृद्धि करेगा, तो जो वृद्धि करेगा उसको हम एक अलग कैटेगरी में रखते हैं और उस कैटेगरी का नाम दिया गया है एडजेक्टिव। तो यहाँ से हम एक कैटेगरी और लिखे और यह कैटेगरी है एडजेक्टिव। यह करता क्या है, तो यह नाउन को और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, उसके अर्थ में कुछ वृद्धि करता है। ठीक है, तो हम इसको यहां से कह सकते हैं कि इट क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। जैसे गुड, बैड, टॉल, इट इज। ठीक है, ये सभी के सभी वर्ड्स जो हैं वो नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं, इसलिए इनको एक अलग कैटेगरी में रखा गया और इसको नाम दिया गया एडजेक्टिव। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने तीन तरह के कैटेगरी को देखा। अब चौथी कैटेगरी क्या है वर्ड्स की, तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, जैसे हमने बताया कि कुछ काम को बताते हैं। जैसे खाना, पीना, जाना, रहना, दौड़ना, सोना, ये सभी के सभी काम है, एक्शन है, क्रिया है। तो जो एक्शन को बताने वाले वर्ड्स हैं उनको हमने एक अलग कैटेगरी में रखा और उस कैटेगरी को नाम दे दिए वर्ब। जैसे तो अगली कैटेगरी है हमारी, वह है वर्ब। तो वर्ब क्या करता है, तो यह किसी चीज के होने को बताएगा, यानी कि काम होने को बताएगा, या अगर कोई चीज है उसकी अवस्था को बताएगा। जैसे हम कहें कि इंडिया इज ग्रेट, तो इंडिया महान है, भारत महान है, तो यह स्टेट है, एक अवस्था है।
है ना। तो इसको बताने के लिए हमने इज का यूज किया, वह भी वर्ब है। तो इस तरह से हम इसको कह सकते हैं कि इट शोज एक्शन और स्टेट, या तो काम को बताएगा या अवस्था को बताएगा, जैसे ईट, प्ले, रीड, etc। अगली कैटेगरी क्या है, तो अगली कैटेगरी है एडवर्ब, है ना। यानी कि कुछ वर्ड्स ऐसे थे जो वर्ब को भी क्वालिफाई करते थे, एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करते थे, यहाँ तक अपने आप को भी क्वालिफाई करते थे। जैसे अगर हम कहें कि यू आर इंटेलिजेंट, तो आप देख रहे हैं कि यह इंटेलिजेंट आया, यह इसके बारे में बता रहा है, यानी कि प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा है, तो यह हो गया एडजेक्टिव। अब हम कहें कि यू आर वेरी इंटेलिजेंट, तो आप ध्यान से देखेंगे कि यह जो इंटेलिजेंट है वह इसके बारे में बता रहा है, लेकिन यहाँ पर एक और वर्ड आया है वेरी। अब कह रहा है कि तुम बहुत तेज हो, वेरी इंटेलिजेंट, तो यह वेरी जो आया है वह इसको क्वालिफाई कर रहा है, इसके बारे में कुछ बता रहा है कि तेज हो कितना, बहुत, बहुत खूबसूरत हो। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि यह जो वर्ड है यह एडजेक्टिव है, और इसको क्वालिफाई करने वाला यह जो है इसी को हम लोग कहते हैं एडवर्ब। अगर अगर एक और एग्जांपल देखें, कह दें कि रमन रन्स फास्ट, रमन दौड़ता है कैसे, तेज, फास्ट। तो यह जो वर्ड आया यह किसको क्वालिफाई कर रहा है, या तो इसको क्वालिफाई कर रहा है। और यह क्या है, रन काम है, वर्ब है, तो वर्ब को जो क्वालिफाई करता है वह भी क्या होता है, एडवर्ब होता है। तो इस तरीके से आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि वैसे वर्ड जो नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करेंगे उसके बारे में बताएंगे वह एडजेक्टिव होंगे, लेकिन वैसे वर्ड जो किसी एडजेक्टिव या वर्ब को क्वालिफाई करेंगे उनको हम लोग एक अलग कैटेगरी में रखते हैं, और उस कैटेगरी को नाम दिया गया है एडवर्ब। तो आइए इसको क्वालिफाई डिफाइन करते हैं और कहते हैं एडवर्ब, एडवर्ब क्या है, तो इट क्वालिफाइज क्या क्या, तो एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब, जैसे वेरी, फास्ट, etc। ठीक, तो हमने 5 कैटेगरी देखा। अब अलग कैटेगरी क्या है, तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो दो वर्ड्स को जोड़ने का काम करते हैं, है ना। जैसे हम कहें एंड, राम एंड श्याम, तो राम एक वर्ड है नाउन, श्याम एक वर्ड है नाउन, और इन दोनों को जोड़ कौन रहा है, एंड। तो जो जोड़ने वाले वर्ड्स होते हैं उनको हम एक अलग कैटेगरी में रखते हैं, और उस कैटेगरी को नाम दे दिए है कंजक्शन। तो आइए उसको देखते हैं कि अलग कैटेगरी की अगली क्या है, तो यह है कंजक्शन। कंजक्शन का काम क्या है, तो यह जोड़ने का काम करता है। इट कनेक्ट्स टू वर्ड्स, क्लाउजेज और सेंटेंसेज। तो अगर दो वर्ड्स को, दो क्लाउज को, दो सेंटेंस को जो जोड़ने का काम करता है वो हमारा होता है कंजक्शन। जैसे अगर हम कहें एंड, बट और बिकॉज, ठीक है। अब हमने 6 तरह के कैटेगरी को देख लिया, अब 2 बचे हुए हैं, है ना। अगली क्या है, तो बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जो दो शब्दों के बीच रिलेशन को बताते हैं, दो नाउन के बीच रिलेशन को बताते हैं, दो प्रोनाउन के बीच रिलेशन को बताते हैं। तो जो रिलेट करने वाले वर्ड्स होते हैं, जो रिलेशन को बताने वाले वर्ड्स होते हैं, उनको एक अलग कैटेगरी में रखे, और उस कैटेगरी को हमने नाम दिया है प्रीपोजिशन। तो अगली कैटेगरी है वो है आपकी प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या है, तो यह संबंध बताता है। जैसे हम कहें कि संबंध कैसा, तो संबंध किसी भी तरह का हो सकता है, समय वाला संबंध हो सकता है, पोजीशन वाला संबंध हो सकता है, स्थान वाला संबंध हो सकता है, डायरेक्शन का यानी कि दिशा बताने वाला संबंध हो सकता है। जैसे हम कहें कि आई एम गोइंग टू मार्केट,
है ना। तो यह डायरेक्शन बता रहा है कि कहाँ जा रहे हैं, या डेस्टिनेशन बता रहा है। अगर हम कहें कि आई एम गोइंग टुवार्ड्स द स्टेशन, तो हम किस ओर जा रहे हैं, स्टेशन की ओर जा रहे हैं। तो मेरे और स्टेशन के बीच के जो रिलेशन है उसको एस्टेब्लिश कौन कर रहा है, टुवार्ड्स कर रहा है। अगर हम कहें कि देयर इज ए बोर्ड बिहाइंड मी, तो मेरे और बोर्ड के बीच रिलेशन को बताया जा रहा है कि मेरे और बोर्ड में रिलेशन क्या है, तो मेरे रेस्पेक्ट में इसका स्थान जो है वह है मेरे पीछे। तो यहाँ पर जो बिहाइंड वर्ड आ रहा है वह आप देख रहे हैं कि कह रहा है कि देयर इज ए बोर्ड बिहाइंड मी। तो मी और ए बोर्ड, इन दोनों के बीच जो है रिलेशन को बताया जा रहा है कि मेरे रेस्पेक्ट में इसका पोजीशन क्या है, इसके रेस्पेक्ट में मेरा पोजीशन क्या है। तो यह रिलेशन पोजीशन वाला है। तो किसी भी तरह का रिलेशन हो, अगर दो चीजों को रिलेट करने वाला कोई वर्ड है तो उसको एक अलग कैटेगरी में रखा गया और उस कैटेगरी को नाम दे दिए हैं प्रीपोजिशन। तो हम यहां से इसको कह सकते हैं कि इट रिलेट्स टू वर्ड्स या नाउन्स और प्रोनाउंस। दो नाउन या प्रोनाउन के बीच में जो रिलेशन को बताया, रिलेट करे, उसको हम लोग कहते हैं प्रीपोजिशन। जैसे अगर हम कहें इन, ओवर, बिफोर, इट इज, ठीक। अब हमने देखा है कि 7 तरह के कैटेगरी हो गए। एक कैटेगरी कैसी है, तो वह लास्ट कैटेगरी है, उसको हम लोग इंटरजेक्शन कहते हैं, ठीक है ना। जैसे आप देखिए कि बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जब हम कुछ अचानक फील करते हैं, है ना, या हम अपने इमोशन को व्यक्त करना चाहते हैं या फीलिंग को व्यक्त करना चाहते हैं, तो उस समय जो शब्दों का यूज करते हैं हम लोग, उस तरह के शब्दों को एक अलग कैटेगरी में रखा गया और उस कैटेगरी को नाम दे दिया हमने इंटरजेक्शन। जैसे आप देखते होंगे कभी कभी आप मैच जीतते हैं, तो मैच जीतते जीतते आप पहले से कुछ सोच के नहीं रखते हैं कि हम क्या कहेंगे, लेकिन जैसे ही जीतते हैं तो आप कहते हैं हे फे फुर्रे। तो हिप हिप हुर्रे जो है वो आपके अंदर के इमोशन को बताया और आपने सडनली जो फील किया उसको आपने बाहर निकाला। इसी तरह से अगर जब चोट लगती है या हम लोग दुख फील करते हैं तो बोलते हैं ओ आह अल्लाह, ओ माय गॉड। तो इस तरीके के जितने भी वर्ड होते हैं वो एक अलग कैटेगरी में रखे गए हैं और उस कैटेगरी को नाम दे दिया गया है इंटरजेक्शन। तो ये देखते हैं लास्ट, इंटरजेक्शन। तो यह क्या करता है, तो इट एक्सप्रेसेज सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। तो जो सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को बताता है उसको हम एक अलग कैटेगरी में रखे, उसको नाम दे दिए इंटरजेक्शन। जैसे हम कहें ओ लास या हुर्रा, इस तरीके के वर्ड्स जो होते हैं उनको हम लोग इंटरजेक्शन कहते हैं। तो इस तरीके से अब इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो इस तरीके से हमने देखा कि आज क्या क्या देखे। तो हमने देखा कि लेटर क्या होता है, वर्ड क्या होता है, और वर्ड तो बहुत सारे हैं, उनको उनके काम के जब आधार पर बांटते हैं तो 8 प्रकार से बढ़ते हैं। जो नाम बताने वाला वर्ड है उनको नाउन, जो नाम के बदले में आने वाले हैं उनको प्रोनाउन, जो नाम और उसके बदले में आने वाले को क्वालिफाई करते हैं, उसके गुण या दोष को बताते हैं, उनको एडजेक्टिव, जो एडजेक्टिव को सॉरी उसके बाद से जो कुछ वर्ड्स हैं जो किसी काम को बताते हैं उसको हम लोग वर्ब, और जो एडजेक्टिव और वर्ब को क्वालिफाई करते हैं उसको एडवर्ब। उसके बाद से जो दो चीजों को जोड़ने का काम करते हैं, चाहे क्लाउज हो, चाहे वर्ड हो, चाहे सेंटेंस हो, उसको कंजक्शन। दो नाउन प्रोनाउन या किसी वर्ड के बीच रिलेशन बताने वाले हैं उनको प्रीपोजिशन। और जो स्ट्रॉन्ग या सडन फीलिंग को बताते हैं, जब हम अचानक कुछ फील करते हैं तो उस समय जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं उसको हम लोग कहते हैं इंटरजेक्शन। तो आज यहीं तक, अगले सेशन में हम लोग देखेंगे इससे आगे की चीजें। तो आप हमारे साथ बने रहिए और बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। आज इतना ही, थैंक यू।